हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं आपके साथ में हूं और आज हमारा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो थोड़ा सा हटके है। और आज का टॉपिक है जल के बारे में। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर वाटर, यानी जल के बारे में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं। जल क्या होता है? तो जल एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, यानी हम लोग केमिकल जल को भी कह सकते हैं। केमिकल वो चीज, हर चीज होती है जो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो जल भी एक क्या है? रासायनिक पदार्थ है। और रासायनिक पदार्थ को अंग्रेजी में केमिकल कहा जाता है। तो हम लोग केमिकल यानी जल को बोल सकते हैं कि केमिकल एक कंपाउंड है ये। तो जल क्या होता है? जल एक यौगिक है। अब यौगिक आप जानते हैं, जो विभिन्न प्रकार के परमाणु या तत्वों से मिलकर बना होता है वो होता है यौगिक। इसका सूत्र जो होता है, जल का अणु सूत्र हो जाएगा H2O। अब आपको पता है ये पूरी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी पर कितने परसेंट? 71%। ये हम इतना मान लेते हैं कि इधर पूरा एरिया है 71% का, ये पूरा होता है जल। और जो स्थल होता है वो होता है 29% का। टोटल मिलाकर के 100% हमारी ये पृथ्वी हो जाएगी। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो 100% में 71% जल होता है और 29% स्थल होता है। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि जितना पूरा जल है क्या वो सारा पीने योग्य है? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि समुद्रों में अधिकतर जल 97 पॉइंट समथिंग यानी 97.5 के आसपास इतना जल पाया जाता है समुद्रों में, जो कि खारा होता है, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद में जो 2.5% 2.5% जल बचा, उसमें से अधिकतर 1.5% के आसपास ये जल ग्लेशियर यानी बर्फ के रूप में जमा है। तो ये जमा हुआ है, बर्फ के रूप में है। और उसके बाद में जो बाकी जल बचा हमारा 1% के आसपास, वो है भूमिगत जल जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, नदियों का जल है। और उसके साथ में कौन सा जल है? तालाब और झरनों का जल होता है। तो ये पूरा जल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जल के बारे में शुरू करते हैं कहां से? जल के संगठन से। तो जैसा कि आपको पता है, ये आप डेटा हल्का सा नोट कर सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि जल कितने परसेंट है पृथ्वी पर? तो 71% है। और अगर पूछा जाए कितने परसेंट खारा जल है समुद्रों में पाया जाता है, इतना सबसे ज्यादा पाया जाता है। और फिर ये जो 2.5% है, ये मैंने आपको बताया, ये कहां पाया जाता है? ये इसके अतिरिक्त, जो समुद्र के अतिरिक्त पाया जाएगा। और इसी में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है। और जो ग्लेशियर वाला होता है वो तो आपको पता है यूज हो नहीं सकता है, और वो जमा होता है। बाकी जो चीजें हैं नदियों में होता है और समुद्र में, तालाबों में होता है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। और भूमिगत जल यूज कर सकते हैं। हम ये मिटा रहे हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। अब जल के हम लोग पढ़ते हैं कि जल का संगठन कैसे होता है, यानी जल में क्या क्या चीज मिली होती है। तो जल में है, आप यहां सूत्र से समझ सकते हैं, जल में हाइड्रोजन है और जल में ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, दोनों गैस हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब दोनों गैस हैं तो ये जल जो है वो द्रव कैसे हो जाएगा? द्रव इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। और वो बॉन्ड है, आप इस तरह से देख सकते हैं इसको। ये अभी हम बताते हैं, पहले एक समझें। एक हाइड्रोजन यहाँ है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है। क्यों? क्योंकि जो जल का कंपोनेंट होते हैं, जल के क्या घटक हैं? दो हाइड्रोजन और एक कौन सा है? एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का परमाणु और दो हाइड्रोजन का परमाणु, ये मिलते हैं तो हमारा बनता है H2O। ये बनता है जल। अब देखें यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो होता है सहसंयोजक बंध। क्योंकि इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन और इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ऑक्सीजन की। तो आप इसको इससे दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन और ऐसे ऐसे, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी इसके अंतिम कक्षा में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया और इसके अंतिम कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके साथ एक इसके साथ। इस तरह से ये आपको दो जो लोन पेयर है वो दिखाई देंगे। लोन पेयर मतलब होता है, लोन मतलब अकेला, पेयर माने जोड़े। तो दो पेयर्स हो जाएंगे। लोन कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि अकेला होगा होगा तब लोन पेयर होगा। यहाँ पर दो जोड़े हो जाएंगे, ये बचे रह जाएंगे। इन्हें अनाबंधीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये आबंध में भाग नहीं लेते हैं। तो ये हमें बेसिक जल के बारे में पता हुआ। लेकिन अगर जल का इस तरह से हमने तो दिखा दिया, लेकिन जल का दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से आपको दिखेगा। यानी जल जो होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। इसके बीच में जो एंगल होता है वो 104.5 के आसपास का, मतलब 104.5 डिग्री का एंगल होता है। इतने एंगल पर जल के अणु आपस में व्यवस्थित होंगे, जिसमें ऑक्सीजन और फिर ये हाइड्रोजन जिस तरह से व्यवस्थित होंगे वो इस एंगल पर व्यवस्थित होते हैं। आप स्ट्रक्चर देखेंगे जल का तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। जितना भी आप कहीं का जल लें, नदी का लें, सागर का लें या फिर नल से निकालें, सब में स्ट्रक्चर यही सेम होगा। ठीक। अब देखिए जल का सूत्र ये हुआ, लेकिन कभी कभी
जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। मैंने समस्थानिक की वीडियो बता दी है, आप वहां से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक है 3। एक होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। अब ये 1H1 और 1H2 और 1H3 क्या है? तो ये सामान्य हाइड्रोजन है जिसका नाम प्रोटियम है, आप प्रोटियम लिख लें। ये दूसरा है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और ये होता है ट्राइटियम। ये बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए इसके यौगिक कोई ज्यादा उपलब्ध नहीं है। ये सामान्य हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन जिससे अगर ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो जल बनेगा। और ज्यादातर हाइड्रोजन जो आप रिएक्शन में देखेंगे जहां पर मिलेगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम को, हाइड्रोजन को H से नहीं बल्कि T से दर्शाते हैं, और ये अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये बना देगा D2O, यानी भारी जल। तो भारी जल ये क्योंकि ये ड्यूटेरियम होता है वो भारी होता है, इसलिए इससे भारी जल बनता है। और ये जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उसमें न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए मंदक का काम करता है। कौन? भारी जल। तो भारी जल का उपयोग क्या है? ये भारी जल है, ये मंदक का काम करता है। और इसीलिए पेड़ पौधों पर भी ये प्रभाव डालता है। पेड़ पौधों पर अगर भारी जल पड़ेगा तो उनकी भी वृद्धि क्या हो जाएगी? रुक सकती है। ठीक, तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के बारे में, और उसका ये जो यौगिक है ये इंपॉर्टेंट है। भारी जल मंदक का काम करता है, खासकर न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। ओके, अब ये हुआ संगठन। संगठन के बाद में हम लोग पढ़ते हैं जल के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में, कि जल का और दूसरा गुण क्या होता है। इसको मिटा रहे हैं, तब यहाँ पर सामने लिखते हैं। तो जल का जो भौतिक गुण है वो सबसे इंपॉर्टेंट गुण इसका है नंबर 1, कि अगर शुद्ध जल है तो शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल का कोई रंग नहीं होगा, तो शुद्ध जल रंगहीन होगा। उसका कोई गंध भी नहीं होगा, तो वो गंधहीन होगा। और उसकी कोई आपको टेस्ट भी नहीं मिल सकती है, यानी कि उसका कोई टेस्ट मिल सकती नहीं, मिल सकता है। और तो वो स्वादहीन होगा। सॉरी, ऐसे ही बना दें। जल के ये गुण होते हैं। अगर शुद्ध जल है तो वो पारदर्शी भी होगा, मतलब जल को आप इस पार से उस पार आसानी से देख सकते हैं। शुद्ध जल के ये मुख्य रूप से गुण होते हैं। एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग सा गुण है जिस पर कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या है? वो है जल के घनत्व का। जल के घनत्व का क्या गुण है? तो जल का जो घनत्व होता है वो अगर सामान्य टेम्परेचर पर देखा जाएगा तो वो 0.97 ये होता है ग्राम पर सेमी क्यूब। इसको अप्रॉक्स अगर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाएं, क्योंकि जब जल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वहां पर जो घनत्व होता है इसका सबसे ज्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। अभी समझते हैं, फिलहाल ये समझे कि अगर सामान्य जल है, लिक्विड है, जल है, नॉर्मल टेम्परेचर पर 25 या 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब क्या हो जाएगा? उसका घनत्व क्या होगा? इतना होगा। और लेकिन अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और टेम्परेचर कम करेंगे ना, तो उसका घनत्व हो जाता है लगभग 1 ग्राम पर सेमी क्यूब के आसपास। अब इसका मतलब क्या है? घनत्व होता क्या है? तो हमको पता है कि घनत्व का सूत्र होता है क्या? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, यानी मास। मास द्रव्यमान को m से लिखते हैं, और आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। हमने m लिख दिया है, आप इसको द्रव्यमान समझ लिए। द्रव्यमान बटे आयतन होता है ये घनत्व का सूत्र। जैसे अब इसका मतलब यहां पर हुआ कि आयतन लिखा है तो आयतन को जानते हैं आप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब होता है। तो कोई ऐसा क्षेत्र लें आप जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो। तो ये लंबाई हो गई, इधर वाली चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गई, और इसमें चौड़ाई। मतलब कोई भी अगर आप क्यूब लेंगे तो क्यूब में 3 चीजें होती हैं। कोई डिब्बा लें आप, डिब्बा में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। 3 चीज हो जाएंगी। जब 3 बीमाएं इसमें होंगी तो 3 बीमाओं से एक ऐसा चीज आप गड्ढा खोदें या कोई छोटा सा डिब्बा लें, वो 1 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर गहरा हो, तब उसमें 1 ग्राम जल आएगा। इसका मतलब ये है, घनत्व का मतलब ये होता है। अगर आयतन बढ़ाओगे, ये जगह बढ़ा दोगे, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, आयतन इसका बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है घनत्व उसका कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी घनत्व उसका कम होता जाएगा। ये वाला द्रव्यमान बढ़ेगा तो वैसे वैसे घनत्व, आयतन अगर सेम रहे और द्रव्यमान उसी में बढ़े तो घनत्व ज्यादा होगा। अब कोई बात, जैसे मान लो इतने ही एरिया में 1 सेंटीमीटर में आप इसमें डाल दो
शहद, तो शहद ज्यादा गाढ़ा है ना, तो उतने ही भी शहद का ज्यादा द्रव्यमान आएगा, तो इसीलिए शहद का घनत्व उससे ज्यादा हो जाएगा। घनत्व का मतलब होता है घनापन, कि अणु उसके कितने ज्यादा पास होते हैं। तो घनत्व का मतलब हुआ घनापन, यानी कितना चीज कोई डेंस है, डेंस से ही बनी है डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक। तो मास अपान वॉल्यूम डेंसिटी होती है। अब अगर हम उतने में ही लोहा रख दें, इतने ही आयतन में, तो आयतन सेम है, लोहा रखेंगे तो शहद से भी ज्यादा लोहा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, तो उसका घनत्व भी ज्यादा हो जाएगा। तो घनत्व मतलब तो घनापन, अणु कितने पास पास हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं घनत्व का। देखिए जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आप एक चीज पढ़े होंगे कि, और समाचार पत्रों में और समाचार में सुने भी होंगे कि सर्दी में समाचार में अक्सर सुनते हैं कि नल के जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। अक्सर चर्चा में रहती है डल झील जम्मू कश्मीर की, वो जम जाती है। अब ये क्या कारण होता है कि जल का जो हिमांक होता है, हिमांक मतलब होता है जमना, घनत्व से भी हटे नहीं, अभी घनत्व पर आते हैं, तो पहले हिमांक समझे। हिमांक होता है जल का 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है तो पानी बर्फ बन जाता है, जम जाता है। और जल का क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब हो जाएगा कोई जल जो है वो उबलेगा। और क्वथनांक की दूसरी परिभाषा भी होती है दाब के हिसाब से, जब वायुमंडल का दाब और द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा तब हो जाएगा क्वथनांक। फिलहाल हम लोग नॉर्मली इसे समझे कि क्वथनांक मतलब होता है कोई पदार्थ भाप बन के उड़ने लगे, उबले, खोल जाए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या हो जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाता है, तो ये उबलता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देंगे क्वथनांक। ये दो चीजें होती हैं। अब अगर हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व के संदर्भ में एक चीज है कि पाइप जो होते हैं वो क्यों फट जाते हैं। उस पर जैसे बोतल है, कांच का बोतल है, उसमें पानी रख दोगे और पानी अगर बर्फ बन गया, जम गया, तो पानी बर्फ बनने के बाद में फैलता है, और जब फैलेगा तो क्या हो जाएगा, वो फैलेगा, जाहिर सी बात है आयतन ज्यादा लेगा। और कितना फैलता है, अगर मान लो 100 उसका आयतन है, तो उसका जल जब बर्फ बनेगा तो बर्फ बनने पर 9%, कितना परसेंट, 9% उसका आयतन बढ़ जाता है, तो 109 हो जाएगा। इस तरह से आयतन बढ़ता। अच्छा, बढ़ता क्यों है ये समझे हम लोग। और एक चीज आप लोगों ने ध्यान दीजिए, अभी बता रहे हैं कैसे बढ़ता है। इसका एक और अनुप्रयोग होता है घनत्व का, कि जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। और जब झील जम जाती है, मान लो ये झील है, ऊपर इतना परत ये क्या हो गया है, बर्फ बन गया, फिर भी नीचे जो ये झील है इसमें जो जीव होते हैं, तो मछली है वो मर जानी चाहिए, अन्य जीव जो है वो भी मर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीचे का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अब ये क्यों बना रहता है भाई, ऊपर का पानी कोई इसका रिश्तेदार तो है नहीं टेम्परेचर का, कि वो बर्फ बन गया, नीचे वाला बर्फ नहीं बना। इसका मतलब ये होता है जो बर्फ होती है, ये ऊपर वाली जो बर्फ बनी है, इसको इतना ठंडी मिली कि 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। जब ऊपर वाली परत बर्फ बन जाती है, तो जो नीचे अब ये परत होती है विद्युत की या ऊष्मा की कुचालक, यानी ऊष्मा अपने से उस पार नहीं जाने देती है। तो बर्फ क्या है, ऊष्मा की कुचालक है, तो हम लोग कुचालक ही लिख देते हैं, ये कुचालक है। जब कुचालक है तो टेम्परेचर जो ठंडा है वो ऊपर की जो ठंडी है नीचे नहीं आने देगा, यानी नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो इसके टेम्परेचर के से डिफरेंट होता है, अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऊपर बर्फ बन गई है। अब ऊपर चाहे इतनी ठंडी हो, नीचे आने वाला नहीं है, क्योंकि एक अवरोध बन गया है, ऊष्मा को लाने वाला कोई है नहीं। तो यहाँ पर नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। हाँ, यहाँ का 1 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ का 2 डिग्री सेल्सियस होगा, सॉरी 20 हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस होगा। अब नीचे 4 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पर जीव बने रहते हैं, जीव रहते हैं, और वो इस तरह से जीवित रहते हैं। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला मैटर क्या है, हम लोग आइए समझते हैं कि जल का घनत्व क्या है। अब घनत्व पर आते हैं, ठीक। तो ये वाला हम मिटाए दे रहे हैं और आते हैं जल के घनत्व पर, की पाइप फटते क्यों हैं। अब मान लेते हैं जल जो होता है, अब आपको पता है कोई चीज अगर ठोस बनी, इसको मिटा देते हैं, कोई चीज अगर ठोस है या द्रव चीज कोई ठोस बनती है, कोई द्रव है और वो बनेगी ठोस, तो जाहिर सी बात है जब कोई द्रव है और ठोस बनेगी तो उसके अणु क्या आ जाएंगे, पास पास आएंगे, पास आएंगे, सब चिपक जाएंगे। इसीलिए तो आपको ठोस को नहीं दबा पाते हो, लेकिन द्रव है तो उसको दबा सकते हो, क्योंकि उसके अणु दूर दूर हैं। जब आप दबाओगे तो अणु क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसे चिपकेंगे। लेकिन जब चिपक गए हैं तब उसको दबा सकते हो, तब नहीं दबा सकते हो, इसीलिए ठोस के अणुओं को आप नहीं दबा सकते हो। लेकिन जल का एक विशेष गुण होता है, जल का विशेष गुण है, एक आप ध्यान रखें, विशेष गुण कि जो जल होता है, जल
बर्फ जब बना होता है तब ये मैक्सिमम इसके अणु पास पास नहीं होते हैं, इसके अणु होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पास पास। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो होगा ये लिख लो आप, घनत्व, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, घनत्व अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑन 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आप यहां से आप ये नोट कर लें। अब ये जो बर्फ है तो इसका जाहिर सी बात है कि अणु जब सबसे ज्यादा पास नहीं है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब सबसे पास होते हैं तो घनत्व सबसे ज्यादा होगा। सबसे पास जल के जो अणु आते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस पर आते हैं, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आते हैं। इसका मतलब है जब हम 0.4 से नीचे आएंगे तो जल के अणु फिर से क्या हो जाएंगे, फैलने लगेंगे, क्योंकि वो डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब है कि अणु सबसे ज्यादा पास है, वो होते कम है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। 4 के बाद अगर जल आप फैलाओगे या जल को गर्म करोगे तब फैलेगा जल, और अगर 4 से नीचे टेम्परेचर लाओगे तब जल फैलेगा। अब यही बात है कि जल मान लो 4 डिग्री सेल्सियस पर जमता नहीं है, जमता तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जमेगा जल तो ये धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा। तो फैलेगा तो जाहिर सी बात है कि बोतल अगर भरा है, पाइप में पूरे में पानी है, तो जैसे ही फैलेगा तो बर्फ बनेगा, फैलेगा, वो पाइप फट जाएगा। तो यही कारण होता है पाइप फटने का, या कांच की बोतल है उसको फटने का, तो ये फट जाती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और बर्फ बनने पर वो जल फैलता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि क्या होगा अगर जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए। इसके ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। नंबर 1 ऑप्शन है फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा, जल फैलेगा। नंबर 2 जल सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा। या तो नंबर 3 पहले फैलेगा, पहले क्या होगा, फैलेगा बाद में सिकुड़ेगा, पहले फैलेगा बाद में सिकुड़ेगा। और फिर एक ऑप्शन है चौथा, पहले सिकुड़ेगा कहां तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, या फिर पहले सिकुड़ेगा बाद में फैलेगा। तो क्या होगा आंसर, पहले सिकुड़ेगा बाद में फैलेगा। अब देखो यहां पर ऑप्शन हम लोग, फैलेगा तो लगातार तो फैलेगा नहीं, क्योंकि अगर बर्फ है तो बर्फ है तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर तो है नहीं 0 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, मैक्सिमम घनत्व तो है नहीं। तो घनत्व कब होता है, मैक्सिमम 4 पर होता है मैक्सिमम घनत्व। 4 के बाद गर्म करोगे तो फैलेगा, 4 के बाद अगर नीचे लाओगे तो फैलेगा, लेकिन 0 से लाओगे तो 4 तक क्या होगा, सिकुड़ेगा, क्योंकि 4 पर मैक्सिमम इसके अंदर सबसे ज्यादा पास पास आएंगे। तो पहले सिकुड़ेगा फिर उसके बाद में फैलेगा, क्योंकि 4 के बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर फैलता है। 4 के नीचे करोगे तो फैलेगा, 4 के ऊपर करोगे तो फैलेगा, और 4 के नीचे किया तो फैला है, इसका मतलब बर्फ फैली है। अब उसके बाद में फिर बर्फ के अणु जल के जो होते हैं वो थोड़ा दूर होंगे 4 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा, आप विचार करें इस पर, पहले सिकुड़ेगा, क्योंकि 0 से बाद में पहले सिकुड़ेगा, 4 पर मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे पास पास होंगे, फिर उसके बाद में फैलना शुरू होगा। अगर पहले फैलेगा, 0 के बाद में कहां फैलता है, 0 के बाद में अगर पहले फैलेगा, 0 के बाद फैलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 0 के बाद में तो सिकुड़ता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 4 पर मैक्सिमम सबसे पहले सबसे ज्यादा सिकुड़े होते हैं, 4 पर सबसे पास पास होते हैं, और ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट जब याद रखेंगे, समझ जाएंगे, तब आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो हम लोग इसको हटा करके बढ़ते हैं आगे थोड़ा से, और आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। ओके, फिर हमने दिया इसको मिटा, और बढ़ते हैं थोड़ा से आगे। आगे हमारा पॉइंट है जल के संदर्भ में विलेयता के बारे में। तो जल की विलायक क्षमता या विलायक गुण या क्षमता, कुछ भी बोल लो। अब आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा जो विलायक है, अपने आप में सब चीज को घोलने वाला है, सबको मिला लेने वाला है, वो है कौन, जल। तो जल यूनिवर्सल होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल, और ये सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक। तो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक सॉल्वेंट है, विलायक है।
ये सब कुछ अधिकतर सबसे बड़ा जो विलायक है वो जल ही माना जाता है। अब देखो जल में क्या क्या घुल जाता है, आपको पता है जल में ठोस घुल सकता है, जल में द्रव घुल सकता है और जल में गैस घुल सकती है। ये तीनों, गैस भी घुल जाएगी जल में, ठोस भी घुल जाएगा, द्रव भी घुल जाएगा और गैस, ये सब घुल जाते हैं। अब ये कैसे होता है आपको पता है, जल है और जल में डाल दें आप चीनी, या जल है जल में डाल दें आप नमक। तो चीनी और नमक कैसे होते हैं, ये होते हैं अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब है ऐसे पदार्थ जो उड़ नहीं सकते हैं, और फिर जल ये उड़ जाएगा। अब ये ठोस पदार्थ है दोनों, आप घर पे आप शरबत बनाए होंगे, नमक का ORS का घोल बनाए होंगे, उन सब में आप चीनी और नमक घोलते हैं, कभी दोनों साथ साथ मिलाते हैं और फिर उसको चम्मच से हिलाते हैं, नचाते हैं, तो क्या होता है कि एक घोल तैयार हो जाता है जिसमें पता चलता है आपको कि नमक जो है वो जल के साथ में मिल गया है। फिर आप उसके अणुओं को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, एक प्रकार के समांगी मिश्रण बन जाता है, विलयन बन जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कोई ठोस पदार्थ जल में घुल सकती है। ठीक, अब देखो ठोस पदार्थ का जल में घुलने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव क्या हमेशा एक ही जैसा घुलेगा, तो ये बदलता रहता है। अगर जल का टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, मान लो एक ग्लास लिया है आपने और इसमें घोल रहे हो क्या, इसमें घोल रहे हो चीनी, और चीनी घोलते घोलते आपने क्या किया, घोल रहे हो और फिर नीचे थोड़ी चीनी, एक ऐसी सीमा भी आती है, ऐसा एक लिमिट आ जाएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा और पेंदी में थोड़ी सी चीनी बच जाएगी। तो मान लो पेंदी में थोड़ी सी चीनी बच गई, अब आप इसको और घोलना चाहते हो, अब ये घुल नहीं रही है। एक जैसे आप कोई खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आप फुल हो गया पेट, तो इच्छा नहीं है तो थोड़ा सा भी अंदर नहीं जा पा रहा है, वैसे थाली में बच जाएगा, तो वैसे चीनी अपना चीनी जो है वो घुल रही है जल में, और जल अपने आप में ले रहा है, और जल क्या करेगा, बोलेगा बस अब रहने दो, अब नहीं घुल सकता मैं अपने आप में। अब घुलेगा कैसे, एक हो सकता है इसका कारण, या तो इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, जल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तब घुल जाएगी चीनी, या तो जल थोड़ा से और डालोगे, जल की थोड़ा सी मात्रा डालोगे तब घुल जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से ठोस पदार्थ जल में क्या हो जाएगा, घुलना ज्यादा हो जाएगा, यानी जो ताप होता है विलेयता के समानुपाती होता है। मतलब जब ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने से विलेयता क्या हो जाएगी, जल की बढ़ जाएगी। कब, ठोस की। द्रव गैस के लिए लागू नहीं होता है, द्रव गैस के लिए भी बताते हैं। तो ये चीज हुआ। अब दूसरा है, अब तुमको आकार तो पता है, जितना छोटा आकार होगा उतनी जल्दी घुलेगा, जितना बड़ा आकार होगा उतने कम। इतना बड़ा आप ढेला लाया हो किसका, चीनी का या नमक का, वो जल्दी घुलेगा, नचाते रहो उसी में, नहीं घुलेगा। फिर दूसरा है कौन सा, द्रव। द्रव तो जानते हैं आप, आराम से घुल जाते हैं, जैसे कि H2O में प्लस C2H5OH, एल्कोहल सबसे बढ़िया उदाहरण है जल में एल्कोहल घोलने का। एथिल अल्कोहल होता है, जल में घुल जाता है, क्यों, क्योंकि बेटा दो इसके कारण होते हैं। अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल पर हैं, क्लास में 12th में हैं, तब आप आसानी से समझ जाएंगे, 11th में फिर भी समझ जाएंगे। क्या होता है इसका कारण, कि जल की प्रकृति बेटा ध्रुवीय है और एल्कोहल की प्रकृति भी ध्रुवीय है। ये कैसे पता चला, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिव होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखो दो ध्रुव बन रहा है ना, एक प्लस और एक माइनस, तो ध्रुवीय प्रकृति का हुआ। तो H2O क्या हुआ, ध्रुवीय प्रकृति का। और OH माइनस होता है, आपको पता है, और जब OH माइनस हो जाएगा तो इसके ऊपर जो C2H5 बचेगा, जिसको हम लोग R से भी दर्शाते हैं, ROH, तो OH माइनस हो गया, R हो गया प्लस, R को CH3 या C2H5, ये एल्किल समूह होता है। आप अगर 12th में है या 11th में है तो पढ़े होंगे, या 10th में है फिर भी पढ़े होंगे। अब देखो तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस आ रहा है, तो दोनों किस प्रकृति के हैं, ध्रुवीय प्रकृति के हैं। और आपको पता है कि समान चीज समान में घुलती है, जिसके गुण मिलेंगे तभी तो वो उसमें घुल जाएगा। आपसे किसी से अगर व्यवहार बन रहा है, दूसरे के विचार आपसे मिलेंगे तभी तो आप उनके साथ रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। उसी तरीके से ये भी करते हैं, केमिस्ट्री बिल्कुल लाइफ के तरीके से होती है। तो ये केमिस्ट्री क्या होगी इसकी, कि ये ध्रुवीय और ये भी ध्रुवीय, तो ध्रुवीय ध्रुवीय आपस में घुल जाते हैं, तो ये उसमें घुल जाएगा। और एक चीज होता है बेटा कि जल के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन जो होता है गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, लेकिन फिर भी दोनों गैस गैस मिलकर के द्रव क्यों बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है, तो आप समझे, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण जल जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका मेन कारण हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। जो सहसंयोजक बॉन्ड है वो नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वो होता है जो हाइड्रोजन किसी दूसरे निगेटिव परमाणु से, अपने से ज्यादा निगेटिव परमाणु से एक सहसंयोजक बॉन्ड बनाने के अतिरिक्त कोई और बल एक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ जाता है, उसे बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन
बॉन्ड, और उसको डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। जब भी देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड डॉट डॉट लाइन से होगा, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अल्कोहल में और जल में भी। और क्या करता है अल्कोहल में नहीं, अल्कोहल के अणु जल के अणुओं से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं क्योंकि इससे जुड़ा होता है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव होता है, तो ये इसके साथ में चुपके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, बस ये जुड़ जाते हैं, तो विलेयता इसकी ज्यादा होती है। इस तरह से ये अल्कोहल घुल जाते हैं। सारे पदार्थ नहीं घुलते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो नहीं घुलते हैं जल में, लेकिन ये घुल जाता है। जल में बेटा अमोनिया बहुत घुलनशील होती है, NH3 अमोनिया बहुत तेजी से घुलती है। क्यों? क्योंकि ये भी ध्रुवीय प्रकृति की होती है, हाइड्रोजन पर प्लस और नाइट्रोजन पर माइनस, ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये अमोनिया जल्दी से घुल जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं गैस की। ये हटा रहे हैं, अमोनिया भी गैस है, तो ये हम लोग गैस में बात करेंगे। अमोनिया का मैंने एग्जांपल बता दिया, ये ध्रुवीय बता रहे थे इसलिए यहाँ पर अमोनिया आ गई। चलो अब गैस के बारे में देखते हैं कि गैस किस तरह से जल में घुल जाती है। ठीक, इसको भी मिटा दें। तो गैस घुलती है, आप वो तालाब में जो जीव रहते हैं या पानी में जो जल में समझ लें जीव रहते हैं, तो जल में जीव रहते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको श्वसन क्रिया चाहिए, किसके लिए? एनर्जी के लिए। एनर्जी ऐसे आपको एनर्जी चाहिए तो आप श्वसन करोगे, तो श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की। पेड़ पौधे भी श्वसन के लिए किसकी जरूरत उनको पड़ती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जल में कैसे पहुंच जाती है? क्या सारे जीव ऊपर आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकर के फिर चले जाते हैं ऐसे? ऐसा तो होता नहीं। जल में बेटा घुली होती है ऑक्सीजन। जल जो होता है उसमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैसी है? ऑक्सीजन एक गैस है, तो जल में ऑक्सीजन कितना घुली होती है ये देखें। तो जब घुली होती है तो मछली उसको निकाल कैसे पाती है? तो ये होता है बेटा, जल में ऑक्सीजन होती है, जल में अल्प घुलनशील होती है। अल्प माने होता है कम। जल में ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है, जबकि अमोनिया ज्यादा घुलनशील होती है, अल्कोहल ज्यादा घुलनशील होते हैं। ये कारण होता किस लिए है ये देखें। देखो H2O मैंने अभी बताया, ये किस प्रकृति का होता है? ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। थोड़ा दूर लिख दिया क्योंकि आप ये प्लस माइनस आप पहचान सके। ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो होता है दो अणुओं से मिलकर बना हुआ, दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो जितना निगेटिव इस पर है उतना निगेटिव इस पर भी होगा, कि दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखो दो ध्रुव बन रहे हैं, ऊपर दो ध्रुव बन रहा है, एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पर दोनों माइनस है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो अध्रुवीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? अध्रुवीय प्रकृति का। तो एक होता है अध्रुवीय, एक होता है ध्रुवीय। तो अध्रुवीय और ध्रुवीय में समान तो है नहीं दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते हैं। हाँ घुलते हैं, कम मात्रा में ये घुली होती है। तो इस तरह से कम मात्रा में घुली होगी तो अल्प घुली ऑक्सीजन द्वारा सांस लेंगे। कौन? जो मछलियां होती है, अन्य जलीय जीव होते हैं वो। अब हम देखें कि क्या अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें जल का तो क्या होगा? क्या ऑक्सीजन ज्यादा घुल जाएगी? और क्योंकि हम लोग ठोस देख रहे थे कि ठोस घोलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो घुल जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन घोलते हैं किसमें? जल में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? तो जब कम पानी होता है, कम जल हो, जल मान लो कम है, ठीक, और फिर स्तर कम है जल का, तो लेकिन कम जल में जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जीव वो मर जाते हैं। अन्य जलीय जीव मर जाते हैं, बाकी वो तड़पते रहते हैं, तड़प के मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? इसका क्या कारण होता है? इसका एक ही रीजन है, ऑक्सीजन की किसमें? जल में विलेयता। ये विलेयता जो होती है वो बहुत कम होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस जो होते हैं वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस वास्तव में गैस है, जैसे उनको ताप मिलेगा उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये जल की विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ऑक्सीजन निकल के भागने लगेगी, और फिर मछलियां जो होती हैं वो ऑक्सीजन के अभाव के कारण मर जाएंगी, और जो बाकी जीव होते हैं उनको भी यही नुकसान होगा। ठीक, तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने का अगर जो हमारा मकसद होगा किसमें? जल का गैस की विलेयता को कम करना, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा गैस की विलेयता जो है द्रव में वो कम हो जाएगी। अब इसको अगर हम लोग बढ़ाना चाहें तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि ज्यादा घुली रहे? तो इसका एक कारण होता है, आप लोगों ने ठंडा पिया होगा, ठंडा पीने पर जैसे आप ढक्कन खोलते हो तो बहुत तेज से उसमें से गैस निकलती है। इसका मतलब है कि जो ढक्कन होता है, ढक्कन प्रेशर पर बंद होता है,
और इस ढक्कन को जैसे आप हटाते हो तो गैस निकलना शुरू कर देती है। तो दाब अगर बढ़ाएंगे, नीचे को क्या लगाए, दाब, तो दाब आप बढ़ाओगे, इधर दाब नीचे को लगा है, दाब है, और दाब अगर बढ़ा तो विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिक अधिक दाब पर गैसें जो होती है वो घुली होती है। जैसे कि हम आपको बताएं, एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ठंडे पेय पदार्थ में वो घुली होती है जल के साथ में H2O, और ये घुलती है तो एक अम्ल बनाती है जिसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो ये हो जाएगा H2CO3, ये होता है कार्बोनिक अम्ल। तो अगर पूछा जाए कि ठंडे पेय पदार्थों में कौन सी गैस घुली होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल के साथ में घुल करके कौन सा अम्ल बनाता है, ये होता है कार्बोनिक अम्ल। ठीक, ये इस तरह से हो गया। फिर हम लोग ये जल के बारे में इतना जाने, और जल के जो विशेष गुण होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरा डिटेल में कवर करेंगे। जल की कठोरता क्या होती है, अस्थायी कठोरता कैसे है, उसकी कैसे दूर कर सकते हैं, किस किस विधि से, और अस्थायी कठोरता क्या है, कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, बाकी चीजों पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।